नमस्ते साथियों। कैसे आप सब लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो अपनी जो इंडियन ज्योग्राफी की जो श्रृंखला चल रही है, यानी कि भारतीय भूगोल जो चल रहा है, उसमें अपन प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत के पठार से जो भी मेन फैक्ट हैं या जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने पढ़ा दिया है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बाद जो आज का टॉपिक है वो है भारत की नदियाँ। ठीक है ना। भारत की नदियाँ स्टार्ट करने वाले हैं अपन आज से। और आप लोग जानते ही हैं कि नदियों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदियों के अंतर्गत कौन सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, आप अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनमें। तो आइए आज अपन भारत की नदियों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। भारत की नदियों को स्टार्ट करने से पहले अपन इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं नदियों का। ठीक है ना। तो जिससे अपन को पढ़ने में आसानी हो जाए। भारत की नदियों को अपन अध्ययन की दृष्टि से यानी कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। भारत की नदियों को अध्ययन की दृष्टि से, ठीक है ना, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अपन कितने भागों में विभाजित कर लेते हैं? दो भागों में। कौन कौन सी? एक होती है हिमालयी नदियाँ, और दूसरी कौन सी? पहली हो गई हिमालय और दूसरी कौन सी हो गई? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है। एक कौन सी हो गई? हिमालयी नदियाँ, और दूसरी कौन सी हो गई? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। यानी कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अपन भारत की नदियों को कितने भागों में बांट लेते हैं? दो भागों में। पहला कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, चाहे हिमालय की नदियाँ, और दूसरा कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है। तो अपन पहले लेते हैं हिमालयी नदियाँ। कौन सी? हिमालयी नदियाँ। ठीक है। हिमालयी नदियों को भी अपन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांट लेते हैं। कितने? तीन भागों में। हिमालयी नदियों के अंतर्गत अपन तीन नदी तंत्र पढ़ते हैं। कितने नदी तंत्र पढ़ते हैं? तीन नदी तंत्र। पहला होता है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा होता है गंगा नदी तंत्र, तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा कौन सा हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र क्या होता है? नदी तंत्र का अर्थ होता है कि उसमें क्या होती है, नदी में क्या होती है, तंत्र में क्या होती है? एक तो सहायक, एक जो मेन नदी होती है ना, जो कि मेन नदी, जैसे इसमें सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे आज अपन। तो सिंधु नदी क्या हो गई? इसकी मेन नदी यानी कि प्रमुख नदी। और इसकी जो सहायक नदी है, जैसे कि सतलज नदी हो गई, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है ना, ये इसकी क्या हो गई? सहायक नदियाँ। तो ये सहायक नदियाँ, एक प्रमुख नदी और उसकी सारी सहायक नदियां मिलाकर एक क्या करती है? नदी तंत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? नदी तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि एक प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियां सारी मिलकर क्या करती हैं? एक नदी तंत्र का निर्माण करती है। तो अपन क्या कहते हैं? जैसे कि सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु। गंगा नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। जो हमारी ये नदियां हैं, जैसे कि सिंधु नदी हो गई, सब कुछ लिखना है मैं जो बता रहा हूँ। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में और सिंधु नदी तंत्र में एक सिंधु नदी, कौन सी? सिंधु, दूसरी ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तीसरी कौन सी हो गई? सतलज। ठीक है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। ये तीनों की तीनों नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? पूर्ववर्ती। हालांकि पूर्ववर्ती नदी गंगा नदी भी आती है, लेकिन गंगा नदी कम में आती है, क्योंकि गंगा नदी ट्रांस हिमालय को नहीं काटती। ठीक है ना। ट्रांस हिमालय को नहीं काटती वो, ट्रांस हिमालय नहीं, बृहद हिमालय को नहीं काटती वो, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को काटती है। लेकिन ये तीनों की तीनों नदियां बृहद हिमालय को काटती हैं। कैसे? जैसे कि ये समझिए, आज जहाँ हिमालय पहले वहाँ पे क्या था? तैतीस सागर था। अपन जानते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा प्रायद्वीपीय भारत हिमालय के उत्थान ज्योग्राफी में, तो हिमालय के उत्थान को देख लीजिए। हिमालय के वीडियो जो मैंने बनाया, हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है ना। तो हिमालय आज जहाँ हिमालय पहले वहाँ क्या था? हिमालय आज जहाँ पहले वहाँ क्या था? तैतीस सागर था। क्या था? तैतीस सागर। और ये तीनों की तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कौन सी? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। ये तीनों की तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। यानी कि जहाँ आज हिमालय है,
वहाँ पहले क्या था, तैतीस सागर था। और ये तीनों की तीनों नदियाँ हिमालय से पहले भी बहती थी, यानी कि जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था तब भी ये मानसरोवर झील से निकलती थी और तैतीस सागर में अपना जल गिराती थी। क्यों, आज हिमालय की जगह कौन हो गया, तैतीस सागर, तैतीस सागर की जगह क्या हो गया, हिमालय हो गया। तो हिमालय से पहले ये क्या, किस में जल गिराती थी, अपना तैतीस सागर में जल गिराती थी। लेकिन जब हिमालय की उत्पत्ति हुई, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई यानी कि तैतीस सागर का, तैतीस सागर खत्म हुआ और हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो इन नदियों ने क्या किया, इन नदियों ने अपना मार्ग नहीं बदला। क्या नहीं किया, अपना मार्ग नहीं बदला, यानी कि मार्ग बदला लेकिन, मार्ग तो बदला लेकिन क्या कर दिया, हिमालय को काटती चली गई। क्या करती चली गई, काटती चली गई। यानी कि ऐसे मान लीजिए कोई दीवार है, ये क्या है, दो दीवार है और इसके बीच में से नदी बह रही है। अब ये दीवार क्या आ रही है, अपन खड़ी कर रहे हैं, इस दीवारों को अपन खड़ी कर रहे हैं, लेकिन नदी क्या कर रही है, इसके बीच में से बहती जा रही है। यानी कि बीच वाला जो हिमालय, हिमालय का जब उत्थान हुआ तो नदी क्या करती चली गई, अपनी घाटी को गहरा करती चली गई। क्या करती गई, चली गई, नदी घाटी को गहरा करती चली गई, अर्थात हिमालय को काटती चली गई और दोनों किनारों से क्या होगा, हिमालय खड़ा होता रहा। यानी कि हिमालय का उत्थान होता रहा और बीच में से नदी, नदी क्या करती रही, अपनी घाटी को काटती रही। क्या करती रही, काटती रही। तो इसी के चलते यहाँ पर क्या हो जाता है, गार्ज का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, गार्ज। क्या हो जाता है, गार्ज या आई आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इन तीनों नदियों को अपन क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। अर्थात इनका जो, ये क्या है, इनका जो, इनकी जो, ये जो नदियां हैं इनका उत्थान क्या, हिमालय से भी पहले है। अर्थात कि हिमालय से भी पहले से ही बह रही हैं। हिमालय का उत्थान बाद में हुआ लेकिन ये नदियां पहले से बह रही हैं। हिमालय जब उत्थान होता चला गया और बीच में से क्या करती गई, नदियां अपना रास्ता बनाती रही। यानी कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और हिमालय को काटती चली गई। दोनों ओर से हिमालय खड़ा होता चला गया और बीच में से नदी अपनी घाटी को गहरा करती रही। तो गहरा करने के चलते ये क्या करती है, गार्ज का निर्माण करती है। क्या करती है, गार्ज का निर्माण करती है। इस तरीके से मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए दोनों ओर से हिमालय उठ रहा है। ठीक है, ये हिमालय उठा और बीच में से ये कौन सी बह रही है, अपनी ये नदियाँ बह रही है। ये क्या बह रही है, नदी बह रही है और इधर से भी हिमालय आ गया। ठीक है ना, ये हिमालय, तो बीच में हिमालय तो उठता रहा। यानी कि दोनों किनारों, ये कौन सा किनारे हैं, ये दोनों किनारे, ये दोनों साइड हैं। ठीक है, तो किनारों से तो हिमालय क्या हो गया, खड़ा होता चला गया, लेकिन नदी क्या करती चली गई, अपना बीच में रास्ता यानी कि अपनी घाटी को गहरा करती चली गई, जिसके चलते हिमालय खड़ा हो गया। तो जब अपन हिमालय यानी कि ऊंचाई से देखेंगे, कल्पना कीजिए कि हिमालय को जब अपन यानी कि इस किनारे से अपन जब खड़े होकर देखेंगे तो ये गार्ज कैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा गहरा दिखाई देगा। क्या होता है, ये गार्ज यानी ये खड्ड, ये कैसा खड्ड बन जाता है, तो ये खड्ड कैसा दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा गहरा दिखाई देगा। इसे ही अपन क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्ज। गार्ज या आई आकार की घाटी, क्योंकि ये खड़ी रहती है एकदम से, बिल्कुल खड़ी। मान लीजिए ये दोनों कौन है, ये दोनों छोरों पे और कौन है, हिमालय, और बीच में से क्या बह रही है, नदी। यानी कि अपन जब यहाँ से देखेंगे तो हिमालय नदी कैसे दिखेगी, बहुत ज़्यादा नीचे दिखेगी, यानी कि अर्थात गहराई में दिखेगी। तो इसे अपन क्या कहते हैं, सीधी, बिल्कुल एकदम सीधी, बहुत ज़्यादा गहरी। इसे अपन क्या कहते हैं, आई आकार की घाटी कहते हैं। आई आकार की, आई आकार की घाटी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्हें कैनियन भी कहते हैं। कैनियन, लेकिन कैनियन गार्ड से गहरा होता है। कैनियन जो होता है वो गार्ड से भी ज़्यादा गहरा होता है। ठीक है ना, तो इसे अपन गार्ज कहते हैं। तो सिंधु नदी गिलगिट, ये कौन सा रास्ता है, यहाँ पर क्या है, गिलगिट है। तो सिंधु नदी गिलगिट के समीप सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। क्या करती है, गिलगिट के समीप सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में दक्षिणावर्ती मोड़ लेती है तो यहाँ पर किसका निर्माण करती है, दिहंग गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, दिहंग गार्ज का निर्माण करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और जो सतलज नदी है, सतलज नदी सिपकिला यानी कि हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे के समीप सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। कौन कौन सी करती है, यानी सिंधु नदी गिलगिट के समीप सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र नदी दिहंग गार्ज का निर्माण करती है, सतलज नदी सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आइए, अब देखते हैं सिंधु नदी। हेडिंग डाल दीजिए सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, क्या डालना है, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी सिंधु है।
हेडिंग में लिखना है सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी सिंधु है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखना है सिंधु एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी कैसी हो गई? सिंधु नदी किन किन देशों में बहती है? सिंधु नदी 3 देशों में बहती है। सिंधु नदी कितने देशों में बह रही है? 3 देशों में। जैसे कि पहला कौन हो गया? चीन, तिब्बत से बहती है ना, तो चीन। इसके बाद कहाँ आती है? भारत। भारत के बाद कहाँ आती है? कहाँ जाती है? तो पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। तो सिंधु नदी कैसी हो गई? एक अंतर्राष्ट्रीय नदी हो गई। इसके अलावा सतलज, सतलज भी कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय नदी है। सतलज भी इन तीनों में बहती है सेम। इसके बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र भी कितने देशों में बहती है? ब्रह्मपुत्र भी 3 देशों में बहती है। चीन, भारत सेम हैंगे। और इसके अलावा कौन आ जाता है? बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। तो चीन, भारत, बांग्लादेश, तो ये तीनों की तीनों नदियाँ कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है, ठीक है। इसके आगे लिखना है सिंधु एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। सिंधु एक कैसी नदी है? तो सिंधु एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम, आगे लिखना है सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में। कहाँ से? सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में चेमायोंगडोंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील के पास में कौन सा है? चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से होता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में चेमायोंगडोंग ग्लेशियर, ये कौन सा बनाया मैंने? चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से होता है, ठीक है। चेमायोंगडोंग ग्लेशियर को आगे लिखना है चेमायोंगडोंग ग्लेशियर को तिब्बत में सींगी खवाब, सींगी खवाब या शेरमुंह कहा जाता है। शेरमुंह कहा जाता है, शेरमुख कहा जाता है। क्या? सींगी खवाब या शेरमुख, शेरमुख कहा जाता है, ठीक है। चेमायोंगडोंग ग्लेशियर को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सींगी खवाब या शेरमुख कहा जाता है, ठीक है। सिंधु नदी चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से निकलने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। सिंधु नदी चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से निकलने के बाद ये कौन सी दिशा है? तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है तथा लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। यहाँ कौन सा सागर कौन सा पड़ता है? तो लद्दाख और जास्कर। मैंने बताया था ना ट्रांस हिमालय, हिमालय में बताया था मैंने कि ट्रांस हिमालय में ऊपर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियाँ आती है। ये वाली कौन सी हो गई? काराकोरम श्रेणी। ये कौन सी हो गई? लद्दाख श्रेणी। और ये कौन सी हो गई? जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। कहाँ बह रही है? इन दोनों के बीच में। यानी कि ये कौन सी, इसके जस्ट ऊपर कौन सी हो गई? लद्दाख श्रेणी। इसके जस्ट नीचे कौन सी हो गई? जास्कर श्रेणी, ठीक है। और लद्दाख के ऊपर कौन सी हो गई? काराकोरम श्रेणी। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है, ठीक है। लेह सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। लेह जो जिला है, ठीक है ना, लेह जिला सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है, ठीक है। इसके बाद में आगे सिंधु नदी गिलगिट के समीप, ये कौन सा स्थान है? गिलगिट के समीप, गिलगिट के समीप सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। गिलगिट के समीप सिंधु गार्ज, सिंधु नदी गिलगिट के समीप सिंधु गार्ज का निर्माण करती है तथा दक्षिण की ओर मुड़कर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। क्या करती है? सिंधु नदी गिलगिट के समीप सिंधु गार्ज का निर्माण करती है तथा दक्षिण की ओर मुड़कर क्या करती है? पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है, ठीक है। अब लिखिए आगे, ठीक है। अब हेडिंग डालिए, सिंधु नदी हो गई अपनी। सिंधु नदी के बाद में अगली हेडिंग डालिए झेलम नदी। कौन सी? झेलम नदी। झेलम नदी
झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी हेडिंग डाल लीजिए, झेलम नदी, झेलम नदी। सिंधु नदी तंत्र की, इसमें लिखना है सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु नदी तंत्र ऐसे लिखना है, झेलम सिंधु नदी तंत्र में झेलम नदी ही, झेलम नदी ही एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है जिसका उद्गम, जिसका उद्गम, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, जम्मू कश्मीर राज्य से होता है। जिसका उद्गम कहाँ से होता है, जम्मू कश्मीर राज्य से होता है। बाकी 3 नदियों का, यानी कि बाकी 3 सहायक नदियों का, इसका बाकी 3 सहायक नदियों का जो उद्गम होता है वो हिमाचल प्रदेश से होता है। यानी कि ये सारी की सारी, झेलम नदी ये है, मैं बता देता हूँ, ये कौन सी है, सिंधु नदी ऊपर ऊपर, ये कौन सी है, झेलम नदी, ये लिखा है झेलम। इसके बाद कौन सी आती है, चेनाब नदी। इसके बाद कौन सी आती है, रावी नदी। इसके बाद ये कौन सी है, ब्लैक कलर से, व्यास नदी। और ये कौन सी है, सतलज नदी, ठीक है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी, ठीक है। तो झेलम नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है, सिंधु नदी तंत्र की, कहाँ से होता है, जम्मू कश्मीर राज्य से होता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य से होता है। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है। सिंधु नदी का उद्गम, झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप, वेरीनाग के समीप, वेरीनाग के समीप, के समीप शेषनाग झील से होता है, शेषनाग झील से होता है, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है, ठीक है। सिंधु नदी, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलने के बाद आगे बढ़ती है तथा आगे बढ़ने के क्रम में ये कहाँ पहुँचती है, श्रीनगर पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है, श्रीनगर। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर ही स्थित है, ठीक है। श्रीनगर कहाँ स्थित है, तो झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। इसके बाद श्रीनगर से निकलते हुए ये बूलर झील में प्रवेश करती है। क्या करती है, बूलर झील में क्या कर जाती है, इस जो झेलम नदी है वो क्या कर जाती है, बूलर झील में प्रवेश कर जाती है। तथा बूलर झील से निकलने के बाद, तो इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र की कौन सी नदी बूलर नदी में, बूलर झील में प्रवेश करती है तो झेलम नदी। तथा बूलर झील से निकलने के बाद थोड़ी देर तक क्या करती है, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ बहती है। क्या करती है, थोड़ी देर के लिए क्या करती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास बहती है, ठीक है। शेषनाग झील से निकली, शेषनाग झील से निकलने के बाद कहाँ पहुँचती है, श्रीनगर पहुँचती है। श्रीनगर से निकलने के बाद कहाँ पहुँचती है, बूलर झील में पहुँचती है। बूलर झील से निकलने के बाद क्या करती है, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ में थोड़ी देर के लिए बहती है तथा पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम नदी के बाद में अगला फैक्ट है, झेलम नदी कश्मीर घाटी में बहती है। क्या करती है, कश्मीर घाटी में बहती है। झेलम नदी क्या करती है, कश्मीर घाटी में बहती है तथा कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है। क्या है, कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है, ठीक है। समतल मैदान यानी कि ऊबड़ खाबड़ नहीं है, कहीं ढलान नहीं है ज़्यादा। तो झेलम नदी क्या करती है कि श्रीनगर यानी कि कश्मीर घाटी का एक समतल मैदान है, तो इसके चलते जो झेलम नदी है वो विसर्पण करने लग जाती है। क्या करती है, विसर्पण यानी कि टेढ़े मेढ़े ऐसे करके विसर्पण करने लग जाती है। विसर्पण मतलब जिस तरफ ढाल मिली उसी तरफ निकल गई, फिर जिस तरफ ढाल मिली उस तरफ निकल गई, यानी कि सांप की तरह, सांप की तरह क्या करती है, विसर्पण करते हुए चलती है। तो झेलम नदी हिमालयी नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो कि विसर्पण करती है, ठीक है। झेलम नदी हिमालयी नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या करती है, विसर्पण करती है, विसर्पण करती है, ठीक है। कौन सी नदी विसर्पण करती है, तो झेलम नदी विसर्पण करती है, क्योंकि कश्मीर घाटी में से ढलान नहीं मिल पाती। कश्मीर घाटी क्या है, एक समतल मैदान है, जिसके चलते ये नदी की जो भाव की गति है, यानी कि जो पानी की बहने की गति है, वो क्या होती है, बिल्कुल स्लो हो जाती है, जिसके चलते ये क्या करती है, विसर्पण करने लग जाती है, यानी कि सांप की तरह रेंग रेंग कर या मुड़ मुड़ कर चलने लग जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में
अनंतनाग, अनंतनाग से लेकर बारामूला तक, बारामूला तक नौकागम्य है। क्या है? नौकागम्य है। ठीक है, झेलम नदी अनंतनाग से लेकर बारामूला तक क्या है? नौकागम्य है। अर्थात अनंतनाग से लेकर बारामूला तक आप इसमें नौकाएं चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नौकाएं चला सकते हैं, क्योंकि इसका जो बहाव है वो काफ़ी कम है। यानी कि इसका जो बहाव है, यानी कि पानी की जो बहने की गति है वो क्या है? काफ़ी कम है। इसके लिए इसमें आराम से अपन नावें चला सकते हैं। इसीलिए नौकागम्य एकमात्र यही क्या है? नौकागम्य है। ठीक है ना, सिंधु नदी तंत्र में एकमात्र यही नदी है जिसमें नौकाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, तो अनंतनाग से लेकर बारामूला तक इसमें क्या किया जाता है? नौकाएं चलाई जाती हैं, अर्थात ये नौकागम्य है। ठीक है, तो ये थी झेलम नदी। ठीक है, अपनी झेलम नदी खत्म हुई। इसके बाद अगली नदी हेडिंग डालना चेनाब नदी। कौन सी? चेनाब। अगली हेडिंग डाल लीजिए चेनाब नदी। सॉरी, चेनाब नदी। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो चेनाब नदी ये वाली जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई है ना, ये कौन सी नदी है? चेनाब नदी है। ऊपर लिखा हुआ है चेनाब नदी। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रा के समीप से बारालाचाला दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बारालाचाला दर्रे से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। ये कहाँ से निकल रही थी? जम्मू कश्मीर से। ये कहाँ से निकल रही? तिब्बत से। सिंधु नदी तिब्बत से, और झेलम नदी श्रीनगर से। जबकि चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश कौन से दर्रे से? तो बारालाचाला दर्रे से निकलती है। ठीक है, बारालाचाला दर्रे के समीप से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा, क्या माना जाता है? चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा नाम से कहाँ जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। ठीक है, चंद्रभागा ये दो अलग अलग धाराएं हैं। क्या है? चंद्रभागा, चंद्र और भागा, चंद्र और भागा, चंद्र और भागा क्या है? दो अलग अलग धाराएं हैं। क्या है? दो अलग अलग धाराएं। जैसे कि नदी की धारा कैसे नहीं होती? एक मान लीजिए ये कौन सी हो गई? चंद्र हो गई, चंद्र धारा हो गई। ठीक है, और ये कौन सी हो गई? ये इस तरफ से आ रही है, ग्लेशियर से निकल रही है। ये कौन सी हो गई? भागा। तो इसको सम्मिलित रूप में क्या कर दिया जाता है? हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम दे दिया जाता है। लेकिन वास्तव में ये होती दो धाराएं हैं। ठीक है, जब ये दोनों धाराएं मिल जाती है, ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं, तो वो किस नदी का रूप धारण कर लेती है? चेनाब नदी का। क्या कर लेती है? चेनाब नदी का। क्या कर लेती है? चेनाब नदी का रूप धारण कर लेती है। तो चंद्रभागा कहाँ जानी जाती है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्र और भागा क्या है? दो अलग अलग धारा हैं। जब ये सम्मिलित रूप यानी कि जब ये दोनों मिलती है तो इनका नाम क्या पड़ जाता है? चेनाब पड़ जाता है। और ये जिस स्थान पर मिलती है उसे अपन क्या कहते हैं? ताड़ी। केलांग के निकट ताड़ी, ताड़ी में मिलती है। कहाँ मिलती है? जगह है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो ताड़ी में कौन सी नदियाँ मिलती है? चंद्र और भागा नदियाँ ताड़ी में आकर मिल जाती है। जब कौन सी नदी बन जाती है? अपनी चेनाब नदी बन जाती है। ठीक है, तो चंद्रभागा इसे किस नाम से कहाँ जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। ठीक है, चेनाब नदी बारालाचाला दर्रे के समीप से निकलकर क्या करती है? पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब जम्मू कश्मीर राज्य में बहते हुए कहाँ चली जाती है? पंजाब और इनमें बहते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं रावी नदी। कौन सी? चेनाब नदी के बारे में जानने के लिए लायक इतना ही पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन रावी नदी। रावी नदी ये वाली, ठीक है, ये लाल कलर से मैंने दर्शा दिया थोड़ा सा। ये कौन सी है? रावी नदी, जो नीले कलर से बनी हुई। दोनों ब्लैक के बीच में कौन सी है? रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद में
क्या करती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है और भारत में बहते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन ब्यास नदी। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। कौन से कुंड से निकलती है, तो ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है तथा हिमाचल प्रदेश में बहते हुए पंजाब में, कहाँ पे, पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर आकर ये सतलज नदी से मिल जाती है। क्या करती है, कपूरथला के निकट आकर हरिके नामक स्थान पर ये आकर के किस नदी से मिल जाती है, तो सतलज नदी से मिल जाती है। कौन सी, ब्यास नदी। ठीक है, रावी नदी भी रोहतांग दर्रे से निकल रही है, रावी नदी, लेकिन रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद में भारत में बहते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। जबकि ब्यास नदी रोहतांग दर्रे यानी कि ब्यास कुंड से निकलने के बाद में हिमाचल प्रदेश में बहती है, हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद में कहाँ चली जाती है, तो पंजाब में चली जाती है। और पंजाब में जाने के बाद में क्या करती है, ये कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर किससे मिल जाती है, तो सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है। ब्यास नदी क्या है, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो किस में नहीं जाती, पाकिस्तान में नहीं जाती। पाकिस्तान में नहीं जाती। कौन सी नदी नहीं जाती, अपनी ब्यास नदी नहीं जाती। ठीक है, ये थे ब्यास नदी के बारे में। अब आइए, अब जानते हैं सतलज के बारे में। कौन सी, सतलज नदी। सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, राकसताल से निकलती है। ये भी तिब्बत में स्थित है, तो कहाँ से निकल रही है, राकसताल से निकलती है। ये भी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है तथा ये भी एक पूर्ववर्ती नदी है। कैसी है, पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी इसके अलावा कौन सी थी, तो सिंधु नदी थी, मैंने बताया था। तो राकसताल से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है तथा सतलज नदी राकसताल से, मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है। राकसताल को तिब्बत में लांगचेन खवाब के नाम से जाना जाता है। लांगचेन खवाब के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, लांगचेन खवाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो राकसताल को जाना जाता है। ठीक है, सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। कितनी है, 1500 किलोमीटर। सतलज नदी की लंबाई कितनी है, तो 1500 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद में सतलज नदी राकसताल से निकलने के बाद में सिपकिला दर्रा यानी कि हिमाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो किस जगह से प्रवेश करती है, तो सिपकिला दर्रे के समीप से प्रवेश करती है। किससे प्रवेश करती है, तो सिपकिला। ये जो मैंने रेड कलर की जो दो लाइनें बनाई, ये कौन से दर्रे को दर्शाया, मैंने सिपकिला दर्रे को दर्शाया। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर किस गार्ज का निर्माण करती है, तो सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। कहाँ करती है, तो हिमाचल प्रदेश में करती है। आप लोग एक चीज़ समझिए, मतलब एक कल्पना कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। तो नदी क्या कर रही है, नदी उस 6000 मीटर को काट के बह रही है। क्या कर रही है, नदी उस 6000 मीटर को काट रही है, यानी कि पूरे के पूरे हिमालय को काट रही है। अब अगर हिमालय पहले बना होता, जैसे कि थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि हिमालय का उत्थान नदियों के बहने से पहले हो जाता, यानी कि नदियों के बहने से पहले हो जाता, तो क्या ये नदियाँ भारत में प्रवेश कर पाती। अब ऐसा तो है नहीं कि पानी 6000 फीट तो ऊपर चढ़ेगा नहीं और ऊपर चढ़ के वापस तो उतरेगा नहीं, इंसान की बस की नहीं है, ये तो नदियाँ हैं। ठीक है ना, तो हुआ क्या है कि हिमालय बाद में बना है और ये नदियाँ क्या कर रही है, हिमालय के उत्थान के साथ साथ बह रही है। यानी कि जब हिमालय का निर्माण चल रहा था तो उस समय नदियाँ भी बह रही थी तथा नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया। और क्या, नदियों ने अपना मार्ग नहीं बदला, यानी कि ये पहले किस में जल गिराती थी, 33 सागर में जल गिराती थी। तो 33 सागर में, अब 33 सागर की जगह किसका निर्माण होने लगा, हिमालय का निर्माण होने लगा।
तो ये क्या करने लग गई, हिमालय को काटने लग गई। क्या करने लग गई, हिमालय को काटने लग गई, ठीक है ना। तो हिमालय को काटती रही और दोनों तरफ से क्या होता गया, हिमालय खड़ा होता चला गया और बीच में से ये क्या करती चली गई, अपना रास्ता बनाती चली गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझने लायक है, ठीक है ना। तो अब आप, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जहाँ ये सतलज नदी हिमालय को काटती है, अर्थात ये अपना गार्ज बनाती है, उसको क्या कहते हैं अपन, शिपकिला गार्ज कहते हैं, ठीक है। सतलज नदी शिपकिला गार्ज का निर्माण करते हुए भारत के 2 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है, 2 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में बहती है, ठीक है। सतलज नदी पर ही हिमाचल प्रदेश में एक बांध परियोजना है, जिसका भाखड़ा नाकल बांध परियोजना कहते हैं अपन, भाखड़ा नाकल बांध परियोजना, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। वो किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर ही स्थित है, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र क्या है, सिंधु नदी तंत्र की शेष 4 नदियां कौन कौन सी, शेष 4 नदियां कौन कौन सी हो गई, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। सतलज नदी इन चारों का जल लेकर किसमें, इन चारों का जल लेकर सिंधु नदी में बाएं तट पर जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है, सिंधु नदी में बाएं तट पर जाकर मिल जाती है। यानी कि झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास का जल लेकर कौन सी नदी मिल रही है, सिंधु नदी में, तो सतलज नदी मिल रही है, ठीक है। और जिस तट पे जाके मिलती है उस तट का नाम क्या है, बायां तट। और जिस जगह पे जाकर मिलती है उसका नाम है मिठान कोट। क्या नाम है, मिठान कोट, ठीक है। तो मिठान कोट में बाईं तरफ जाकर ये क्या करती है, अपनी ये नदी यानी कि सतलज नदी सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। इन पांचों नदियों को क्या, 1 2 3 4 5 कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन पांचों नदियों को पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन पांचों नदियों को क्या कहा जाता है, पंजाब में बहने वाली पंचनद। पंजाब में बहने वाली 5 नदियां, पंचनद मतलब 5 नदियां, ठीक है। तो पंजाब में कौन सी नदियां बहती है, पंचनद किन्हें कहते हैं अपन, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को क्या कहते हैं अपन, पंचनद कहते हैं, ठीक है। और ये पांचों की पांचों किसकी सहायक नदियां हैं, तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास का जल लेकर कौन सी नदी सिंधु नदी में मिलती है, तो सतलज नदी जाकर मिलती है। कहाँ पे मिलती है, तो पाकिस्तान में मिठान कोट के पास जाकर मिलती है। कौन से तट पे मिलती है, तो बाएं तट पर जाकर ये अपना जल गिरती है, ठीक है। तो इन पंच नदी के अलावा सिंधु नदी की कुछ और सहायक नदियां हैं, उनके नाम भी अपन लिख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो पंच नदी के अलावा कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो कि बाएं तट से आकर मिलती है। कौन से तट से आकर मिलती है, बाएं तट से आकर मिलती है। तो जास्कर कौन सी बाएं तट से आकर मिलती है, किसमें, सिंधु नदी में, बाएं तट से मिलने वाली नदी है। तो कौन सी हो गई, जास्कर, श्योक, ठीक है। श्योक के अलावा सिगार और गिलगिट। कौन सी, गिलगिट। ये कौन से तट, किस तट पे आके मिलती है, तो बाएं तट पे आके मिलती है, किससे, सिंधु नदी से। ये इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब देखिए दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां, ठीक है। दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियों में देखिए, इसमें काबुल, कौन सी, काबुल, कुर्रम, और गोमल। कौन सी, काबुल, कुर्रम और गोमल। ये क्या मिलती है, बाएं तट पर आकर मिलती है। ये सिंधु नदी से किस तट पे आकर मिलती है, तो बाएं तट पर आकर मिलती हैं, ठीक है। तो ये थी सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख बातें, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है सिंधु नदी तंत्र में, वो है सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में स्थित है, ठीक है। तो सिंधु नदी जल समझौता और देख लीजिए। सिंधु नदी जल समझौता 1964 में हुआ था। कब हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। इस सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार, ठीक है, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी, ठीक है। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार
सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सिंधु, झेलम, सिंधु, झेलम और चेनाब। इन तीनों नदियों के 80% पानी का उपयोग कौन करेगा? 80% पानी का उपयोग, 80% पानी का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। ठीक है, 80% पानी का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। अपन सिंधु नदी जल समझौते 1964 के अनुसार देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सिंधु, झेलम और चेनाब के 80% पानी का उपयोग कौन कर रहा है? पाकिस्तान करता है। तथा 20% पानी का उपयोग कौन करता है? भारत करता है। किस किस के? सिंधु, झेलम, चेनाब नदियों के कितने प्रतिशत पानी का उपयोग भारत करता है? तो 20%। तथा 80% पानी का उपयोग कौन करता है? तो पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास और सतलज के 80% पानी का उपयोग कौन करता है? भारत करता है। 80% पानी का उपयोग कौन करता है? भारत। तथा 20% पानी का उपयोग कौन करता है? पाकिस्तान करता है। ठीक है, सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान, 20% भारत। जबकि रावी, ब्यास, सतलज के 80% पानी का उपयोग भारत तथा 20% पाकिस्तान करता है। तभी तो जब भी युद्ध की, जैसे ही कोई आतंकवादी हमला या कोई भी युद्ध की घड़ी आती है, तो भारतवासी यही कहते हैं कि रोक दो पानी, प्यासन मर जाएंगे साले के साले। यानी कि सिंधु, झेलम, चेनाब का पानी रोकने की बात करते हैं वो, क्योंकि भारत इन्हीं 3 नदियों का 80% पानी किसको देता है? पाकिस्तान को देता है। तो इसी 80% पानी को रोकने की बात को लेकर झगड़ा होता है। यानी कि भारत में जब भी कोई आतंकवादी हमला, जैसे कि अभी पुलवामा अटैक हुआ था, तो अपन सारे लोगों की फितरत यही होती कि रोक दो पानी, सिंधु नदी का पानी मत दो, रास्ता मोड़ दो, रास्ता मोड़ के इधर ले आओ, उत्तर भारत में ले आओ या दक्षिण भारत की तरफ ले जाओ, कौन सी नदियों में मिला दो। तो वो किस पानी को मोड़ने की बात करते हैं? सिंधु, झेलम, चेनाब के 80% पानी को मोड़ने की बात करते हैं। ठीक है ना, यानी कि पानी मत दो, प्यासन मर जाएंगे, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है ना, तो वो इन्हीं को करते हैं। तो ये था सिंधु नदी तंत्र। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर जहाँ भी चीज़ें नहीं समझ में आए, वहाँ पर एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइव कीजिए, फिर देखिए अच्छे से। ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें समझ में ना आए। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से और आराम से समझाया सारी चीज़ों को। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अगले वीडियो में अपन बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। ठीक है, तो ये था सिंधु नदी तंत्र, जो कि आज ख़त्म हुआ। इसके अगले वीडियो में कौन सा? गंगा नदी तंत्र। तो बताइए कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि इससे कोई संबंधित सवाल या सुझाव, अगर कोई सुझाव देना चाहे तो वो भी अवश्य दें, मतलब कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि जब भी कोई अगली वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।